और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 6 कोरोना मरीजों की जान गई है। 386 नए मामले आए हैं। हालांकि ज्यादातर इलाकों में कोरोना का असर कम हुआ है, लेकिन देहरादून जिले में संक्रमितों की रफ्तार बढ़ रही है। वहीं 388 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 69,693 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को 10,179 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 386 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं देहरादून में सबसे ज्यादा 137 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि नैनीताल में 53, पिथौरागढ़ में 37, हरिद्वार में 35, पौड़ी में 29, उधम सिंह नगर में 25 और इसी तरीके से अलग अलग जिलों के अलग अलग आंकड़े पेश किए गए। कुल मिलाकर 386 पॉजिटिव मामले आए। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ने लगी है, जिस पे पिछले दिनों लगाम लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर ये रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक मकान दिलाए जाएंगे। इसी सिलसिले में अभी तक 84,726 आवेदन ग्राम विकास विभाग को मिले हैं। वहीं केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी दी। मदन कौशिक ने बैठक में बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सभी बेघर, कच्चे और खस्ताहाल घरों में रह रहे परिवारों को पक्के मकान देने का लक्ष्य है और सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वे के आधार पर लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फायदा पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 12,662 लाभार्थियों को घर दिए जा चुके हैं। तो पूरा होगा घर का सपना। 2022 तक घर देने का जो प्लानिंग है वो की जा रही है। और उत्तराखंड में महिलाओं को जमीन पर मिलने वाले अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने अपनी सैद्धांतिक सहमति भी दी है। वहीं भू अभिलेखों में पति के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज किया जा सकता है। महिलाओं को जमीन से जुड़े अधिकार हासिल होने पर उन्हें भी कर्ज आसानी से मिल पाएगा और इसके लिए भी कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। बीजेपी संगठन ने सरकार के इस फैसले को महिला उत्थान में क्रांतिकारी कदम बताया। साथ ही प्रदेश संगठन का मानना है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण महिलाओं की अहम भूमिका रही है इसमें। ऐसे में संगठन इस फैसले को महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम के रूप में देख रहा है। बीजेपी का मानना है कि मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनेंगी। क्रांतिकारी कदम है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया गया है और इसमें महिलाओं को भी जो संपत्ति के अधिकार की हिस्सेदारी मिलने वाली है, उससे सामाजिक तौर पर भी वे सशक्त होंगी और उनका जो एक योगदान है उसमें बड़ी वृद्धि होने वाली है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के आंदोलन में भी महिलाओं की बराबर की भूमिका रही है, तो ये कदम महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की भाजपा सरकार का एक प्रकार से सम्मान भी है। और उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश संगठन ने राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके चलते पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री का पद संभाल चुके सुरेश भट्ट को अब उत्तराखंड में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल प्रदेश संगठन का मानना है कि उत्तराखंड इकाई में महामंत्री संगठन के 2 पद हैं, इनमें से एक अभी खाली है और इस पर केंद्रीय नेतृत्व जिसे चाहेगा उसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी जानकारी दी। सांसद ने बताया कि जल्द ही जेपी नड्डा उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं और नड्डा के इस दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो वो उस प्रदेश के संगठन के लिए बेहद जरूरी पल होता है। साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसे जोड़ के देखा जा रहा है उनके दौरे को।
वहीं नड्डा के दौरे से संगठन भी चुनावी मोड में आ जाएगा। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और संगठन के काम को बूथ स्तर पे और बेहतर करके जनता तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों के दौरे अपने फिक्स किए हैं और हमारे वहाँ तो चुनाव है ही है, यही मान लीजिए हम चुनावी मोड में हैं, क्योंकि हमारा चुनाव तो अगले साल होना ही होना है। जैसे ये 2021 समाप्त होगा, 22 की शुरुआत में ही हमारे यहाँ चुनाव प्रारंभ होने हैं। ये भी एक फैक्टर हम मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने हर जगह अपना जाने का जो मन बनाया है उसके तहत उनका ये कार्यक्रम है। तो खास क्या रहेगा सर, कुछ कार्यक्रम कुछ नहीं, जो होता है संगठन, मेन तो संगठन है, सरकार की उपलब्धियां हैं, जन जन तक पहुंचना है, हमारी बूथों की स्थिति क्या है, संगठन की स्थिति क्या है, सरकार के कार्यों को किस तरह से हम नीचे तक ले जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें होती हैं, ये सब होंगी। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी प्रदेश में जाते हैं तो प्रदेश के लिए भी गौरव है और उनका दौरा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो प्रदेश के मान सम्मान को बढ़ाता है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने 2 दिन का गढ़वाल का दौरा किया। इस दौरे को प्रीतम सिंह ने काफी काम बताया। साथ ही उनका दावा है कि राज्य के लोग प्रदेश सरकार के फैसलों से काफी परेशान हैं। हालांकि प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी काफी नाराजगी की और हाल ही में एक हरीश रावत से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने नाराजगी दिखाई। सरकार के इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि उन्होंने बद्रीनाथ में जो प्राइम लैंड थी, मैं वहाँ गया था, वो उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी। क्या वहाँ पर उत्तराखंड सरकार का भवन नहीं बन सकता? अभी हमारी जो परिसंपत्तियाँ उसका बंटवारा हुआ नहीं और ये सरकार जो है दोनों हाथों से जो है उत्तर प्रदेश को रियोड़ियाँ बांटने का काम कर रही। ये हालत, ये स्थिति है। योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो योगी आदित्यनाथ जी से हम पूछना चाहते हैं कि परिसंपत्तियों का बंटवारा कब होगा? अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब तो समस्याओं का निदान हो जाना चाहिए, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। और सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने नगर पालिका के बारात घर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरीश दुबे अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हरीश दुबे की मुख्य मांग जिले के एडीएम जगदीश कांडपाल के ट्रांसफर और ठेकेदारों की तरफ से किए गए काम के भुगतान को लेकर है। हरीश दुबे का यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक है और उनकी मांग है कि जिले के एडीएम नजुल जगदीश कांडपाल का ट्रांसफर किया जाए और नगर पालिका बोर्ड से पास किए गए 123 काम जो स्वीकृत होने के बावजूद भी रुके हुए हैं उनको पूरा किया जाए। साथ ही हरीश दुबे ने राजीव गांधी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तत्काल भुगतान की मांग उठाई है। हमारी मांगे हैं कि हमारे यहाँ जो है कि बोर्ड जो जीत के आया था उसने 233 रोडों का प्रस्ताव पास करा था, नालियों का प्रस्ताव पास करा था। उसमें से अधिकांश रोडें हमारे जो पंजीकृत ठेकेदार हैं उन्होंने पूरी कर दी थी और लगभग 123 रोडें जो जिनके वर्क ऑर्डर हमने दे रखे हैं अपने ठेकेदारों को, वो काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो है कि एक जांच जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से प्रारंभ हुई और उस जांच के दौरान जो है पिछले 5 महीने बीत गए। उसमें इन्होंने जो है ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी है और जो ठेकेदार हैं वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गए, जिस कारण से उन्होंने जो है कि 123 रोडें जो हमारी हैं उसका काम रोक दिया है। विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप हो गए, तो तत्काल ठेकेदारों का भुगतान किया जाए ताकि रुके हुए विकास कार्य प्रारंभ हो। हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि प्रधानमंत्री और राजीव गांधी आवास योजना जैसे जो गरीबों को मिलती है उनका तत्काल भुगतान किया जाए, क्योंकि बहुत सारे गरीबों ने जो है कर्जा लेकर और अपने घरों के अपनी पत्नियों के गहने आदि भी गिरवी रख के उन्होंने मकान को बनाया, उनको तत्काल भुगतान किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जिले में तैनात अपर जिला अधिकारी श्री जगदीश कांडपाल जी हैं, ये सारा किया धरा उनका है और वो जो चाहते हैं कि इस तरीके से उत्पीड़न करते हैं, कभी कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, कभी नगरपालिका के कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं। अब उन्होंने ठेकेदारों का उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया, तत्काल उनका स्थानांतर अन्यत्र कर दिया जाए। और लोक निर्माण विभाग जो है नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी काम उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। और हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं इनको आए दिन जो है जिले स्तर के अधिकारी जो है परेशान करते हैं, इनका उत्पीड़न करते हैं, वो तत्काल बंद हो। इन मांगों को लेकर हम लोग
आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और सरकार ने या प्रशासन ने हमारी मांगों को अनसुना अगर करने का प्रयास अब किया तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। और सरकार के निर्देश पर उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। मामला 8 से 10 करोड़ की अनियमितता से जुड़ा हुआ है। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता की माने तो उत्तरकाशी के करीब 10 से 12 जिला पंचायत सदस्यों ने खत के जरिए सीएम से शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि उत्तरकाशी के वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तरकाशी के डीएम ने जांच कर सबूत जुटाए और आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके बाद प्राथमिक चरण में जिला पंचायत अध्यक्ष के सारे वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए और आगे की जांच की जा रही है। तो पैसों की हेरफेर के चलते यहां पे एक्शन लिया गया है। उधर काशीपुर में हुए अपहरण की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बीती रात 2 गाड़ियों में सवार आधा दर्जन लोगों ने एक पेपर मिल में काम करने वाले शख्स का अपहरण किया। वहीं जानकारी मिलने के बाद एसएसपी ने अपनी टीम के साथ आरोपियों की तलाश शुरू की। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी मिली, जिसके वारदात को अंजाम देने वालों की घेराबंदी करते हुए किडनैप किए गए शख्स को छुड़ाया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और आरोपियों के पास से लूटे गए कागजात और 15,000 रुपए भी बरामद किए हैं। हमारे पास सूचना आई थी, दीपक नाम का व्यक्ति है जो विश्वनाथ पेपर मिल में एज ए परचेज मैनेजर की पोस्ट पे है। उसको कुछ लोग उसके घर से उठा करके लेके गए हैं। हमारी टीम ने जब वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो उसके बगल में लगा हुआ है उसको देखा तो उसमें कुछ लोग जबरन उसको लेकर के जा रहे थे। उसके बाद फिर हमने और फर्दर इसमें सीसीटीवी फुटेज जो खंगाली तो उसमें एक गाड़ी का नंबर ट्रेस आउट हुआ था। उसके बाद इनको ट्रेस करते हुए हम लोगों ने एक गोदाम है यहाँ काशीपुर टांडा उज्जैन चौकी क्षेत्र में, वहाँ से इसको रिकवर किया है। वहाँ 5 व्यक्ति और मिले हमें, 2 लोग उसमें से फरार हुए हैं। इसकी काफ़ी पिटाई की गई थी। इसमें जो पीड़ित है उसका ये कहना है कि चूँकि ये जो इनमें से कुछ लोग केमिकल वगैरह की सप्लाई से जुड़े हुए हैं और केमिकल अपनी मिल में परचेज़ करने के लिए ज़बरदस्ती का दबाव बना रहे थे, इस वजह से मुझे उठाया गया है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन 5 लोगों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बाकी 2 लोग जो बचे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए अभी हमारी टीम लगी हुई है। रुड़की के शिवपुरम में एक मकान पर रातों रात लगाए जा रहे मोबाइल टावर का लोगों ने विरोध किया। लोगों का आरोप है कि मकान मालिक विरोध के बाद भी अपने घर की छत पर मोबाइल टावर बनवा रहा है। विरोध करने वाले लोगों ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पहुंचकर अवैध निर्माण की शिकायत की। साथ ही लोगों ने मकान मालिक पर दबंगई करने का भी आरोप लगाया। एचआरडीए के सहायक अभियंता डीएस रावत का कहना है मोबाइल टावर लगाने की शिकायत मिल चुकी है और उनकी टीम मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई की जाएगी। निर्माण की बात चल रही है, उसे हमारे संज्ञान में जहाँ तक है कि ये नक्शा भी बिना स्वीकृति का निर्माण होगा। अभी हम जो साइट का इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करने के बाद ही सुनिश्चित करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होनी है। अगर नक्शा स्वीकृत है तो उसमें जो विचार करेंगे कि जो इसमें नियमानुसार हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं है तो उस पर हम उचित कार्रवाई वैधानिक रूप से करेंगे। एक रातों रात मोबाइल टावर का निर्माण कराया जा रहा है। मेरा घर तो बिल्कुल नियरेस्ट है, जो कि ना ही कोई परमिशन दिखा रहे हैं, ना कोई एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है। बार बार पूछने पे भी उनसे कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि परमिशन दिखाई जाए, काम करवाया जाए, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जा रहा। और जैसा कि सुमित भाई ने अभी एक बच्चे के बारे में बताया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उस बच्चे को। तो हम नहीं चाहते कि इस टाइप का कोई भी निर्माण वहाँ किया जाए। आप यहाँ क्या करने आए हैं, कहाँ पर आए हैं? अभी हम यहाँ हरिद्वार विकास प्राधिकरण में आए हैं। हमने अपना मैडम को, एसडीएम मैडम को ज्ञापन दे दिया है। आगे वो कार्रवाई करेंगी, उन्होंने हमसे बोला है कार्रवाई करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी हम उसके आगे फिर डिसीजन लेंगे।
और डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार को उनकी प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मौजूदा डीजीपी अनिल रतूड़ी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के दिन ही 30 नवंबर को आईपीएस अशोक कुमार नए डीजीपी का पदभार संभालेंगे। अशोक कुमार 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो अभी 2023 तक डीजीपी के पद पर रहेंगे। आईपीएस अशोक कुमार का जन्म नवंबर 1964 में हरियाणा के गांव में हुआ। उन्होंने गांव के ही स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद आईटी से बीटेक और एमटेक किया और वो 1989 में आईपीएस बने। तो डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे और राज्यपाल की मंजूरी के बाद उन्हें यह प्रमोशन मिला है। 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा डीजीपी अनिल रतूड़ी। 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं अशोक कुमार। तो अब उनको ये नई जिम्मेदारी मिल रही है और एक अलग पहचान रखते हैं अशोक कुमार अपनी। ईमानदार और अपने काम को लेकर हमेशा जिम्मेदार अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। चमोली के विकासखंड घाट के करीब वादुक गांव के पास जंगल में जा रही महिला पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौत हो गई। इस महिला के साथ 2 और महिलाएं थीं जिन्होंने भागकर अपनी किसी तरीके से जान बचाई। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने शव को जंगल से बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले भी भालू कई दफा लोगों पर हमला कर चुका है। तो इस हमले में महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं जो उस वक्त वहां मौजूद थी उन्होंने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने शव को जंगल से बाहर निकाला। तो ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से जंगली जानवर ने किसी शख्स पे हमला किया हो या किसी महिला को अपना शिकार बनाया हो। इससे पहले भी कभी गुलदार तो कभी भालू का शिकार यहां के लोग होते रहे हैं। सितारगंज कोतवाली पुलिस ने हरियाणा से आए 4 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। इन आरोपियों में 3 की गिरफ्तारी हो गई, जबकि इनका एक साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 14 नवंबर से शहर में किराए के एक मकान में रह रहे थे। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को डीजी की तरफ से 26 जनवरी को सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। सितारगंज पुलिस ने हरियाणा राज्य के 3 दुर्दांत बदमाशों को, हत्या आरोपियों को पकड़ा है। उसमें एक पवन नेहरा है, गुड़गांव का रहने वाला है। दूसरा आशीष उर्फ जेडी है, ये झज्जर का रहने वाला है। और तीसरा मोनू उर्फ फुक्का, ये रोहतक का रहने वाला है। ये तीनों इनामी बदमाश हैं। पवन नेहरा पर जो है 1 लाख का इनाम है। आशीष उर्फ जेडी पर जो है 25,000 का इनामी बदमाश है। और आपका जो मोनू उर्फ फुक्का है, ये 50,000 के इनामी बदमाश है। इनको पुलिस मुठभेड़ में जद्दोजहद और पब्लिक की जानकारी देने पर इनको पकड़ा गया मई वाहन के। और इनको पकड़ करके जब पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि इनका बहुत लंबा इतिहास है। ये तीनों बदमाश जो हैं विभिन्न धाराओं में मर्डर के केसों में इन्वॉल्व हैं। और ये बेसिकली घटना के बाद वहाँ से जो पूर्व में घटनाएं की हैं, घटना के बाद जो है ये पहले राजस्थान चले गए थे, फिर वहाँ से फरारी काटने के लिए यहाँ भी आए थे। उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया। वहीं पर्यटक भी सरकार की इस कोशिश से खासे खुश हैं। इस मौके पर पहुंचे रहे लोगों के साथ कई नामी गिरामी लोग भी पहुंच रहे हैं। एयर बैलून में सवार होकर यहां की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा वो ले रहे हैं। और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस फेस्टिवल को सरकार द्वारा पौड़ी जिले की ब्रांडिंग की पहल में को कामयाब कोशिश बताया। देखिए, हमारा जो पौड़ी जिला है लगभग 10 लाख पर्यटक हमारे ज़िले में आते हैं।
श्रीनगर में आते हैं, लक्ष्मण झूला में आते हैं, लैंसडाउन में आते हैं और पौड़ी खिरसू में आते हैं। लेकिन जो हम नयार घाटी फेस्टिवल करा रहे हैं इस साल पहली बार 2020, इससे मुझे लगता है कि पर्यटकों की तादाद काफ़ी मात्रा में बढ़ेगी। जो हमने होम स्टे योजना बनाई है खिरसू में, उससे भी लगभग 20,000 पर्यटक खिरसू में बढ़े हैं। और अब हम लेक फेस्टिवल करा रहे हैं, पहला वो श्रीनगर में कराने जा रहे हैं और वो लेक फेस्टिवल हज़ारों लोग उसमें आएंगे और पूरे भारत का एक अभिनव प्रयोग वहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब पर्यटन की दृष्टि से हमको पौड़ी ज़िले की जो ब्रांडिंग करने का काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, एक बहुत अच्छा एक इसका मैसेज है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आज सुबह भगवान बद्री विशाल की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास स्थल योगध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंच गई। डोली के यहां पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी। भगवान बद्री विशाल की उत्सव डोली के साथ ही श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य गद्दी की भी पूजा अर्चना की। तो डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार उत्तराखंड के नए डीजीपी बनेंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार को उनकी प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए गए। बता दें कि मौजूदा डीजीपी अनिल रतूड़ी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के दिन ही 30 नवंबर को आईपीएस अशोक कुमार नए डीजीपी का पद संभालेंगे। अशोक कुमार 1989 बैच के आईपीएस अफसर है। वो अभी 2023 तक डीजीपी के पद पर रहेंगे। आईपीएस अशोक कुमार का जन्म नवंबर 1964 में हरियाणा के गांव में हुआ। उन्होंने गांव में ही स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद आईटी से बीटेक और एमटेक किया और वो 1989 में आईपीएस बने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।